अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। आज प्रोग्राम में हम मईशत और बिलखसूस बजट का जिक्र करेंगे कुछ जब आने को है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मवाजना करते हैं इस वक्त PDM के इत्तेहाद सियासी और तहरीक इंसाफ का, क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद सूरत हाल यकसर अब बदल चुकी है। तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वालों का सिलसिला अभी भी जारी है और यूँ कहें तो गलत ना होगा कि अब तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे बिखर चुकी है और कहीं चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमें अकेले खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके मुकाबले में जो PDM का इत्तेहाद है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा बदलाव है, गोया कि अब वो कॉन्फ्रेंस लेवल बड़ा हाई है। और हमने देखा है कि अब मौलाना फजल रहमान साहब को जो इस इत्तेहाद के सरबराह हैं, तो 9 मई के वाक़े को लेके बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि ये जुर्म इतना संगीन है कि गोया कि इस जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए। और साथ में मरीम नवाज़ साहबा के जो आज आज़ाद कश्मीर में एक जलसा कर रही हैं, उन्होंने किया है, उस जलसे में भी उन्होंने कहा कि वो लोग कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को माजी बनाना चाह रहे थे, गोया कि अब उनकी अपनी जमात किरची किरची हो गई है और ऐसे लोगों को माफ़ हरगिज़ न किया जाएगा। और साथ में हमने वफाकी वज़ीर दाखिला का भी आपने साउंड पॉइंट सुना, और उससे बढ़ के IG पंजाब जो बड़े एक तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि उनके पास बड़े ठोस सबूत हैं कि जो अदालतों में पेश किए जाएंगे और इस बात को साबित किया जाएगा कि जो 9 मई का वाक़या है वो बड़ी मनसूबा बंदी के साथ हुआ है। गोया कि टारगेट सेट किए गए थे और लोगों को मालूम था कि इस गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने किस तरफ जाना है। अब सूरत हाल सियासी किस नहज पे पहुंची है और हम क्या ये तसव्वुर कर लें कि इसके बाद अब एक इत्मीनान नसीब होगा इस मुल्क के अवाम को, इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे और अब वो जो एक सियासी हिजानी कैफियत थी वो ख़त्म होगी कि नहीं, अभी भी सिलसिला आगे इसी तरह चलता रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किए है प्रोफेसर मलिक साहब। आप सियासी मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत हैं और मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर ज़िरका तैबूर साहिबा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आप ही से करेंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़या 9 मई का उसके बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानब से बार बार ये कहा जाना कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। तो जब PDM के सरबराह ये फरमा रहे हैं कि ऐसी जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए, तो सर फेयर ट्रायल के तकाजे ये कहते नहीं हैं कि इस मामले को बड़ा जुडिशियसली इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि कल को कोई उबहम भी ना रहे और कोई तनकीद भी ना कर सके कि हक़ायक़ जाने या सामने लाए बगैर किसी जमात पे पाबंदी लगाने के हवाले से प्रोसेस को इनिशिएट किया गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कौन कह रहा है कि फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा? जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और सबको फेयर ट्रायल मिलेगा। कोर्ट में सब पेश होंगे। फ़ौजी तनसीबात के जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात को हमला किया वो मिलिट्री कोर्ट में पेश होंगे, बाकी सिविल कोर्ट में पेश होंगे और अपनी अपनी जो उनके अगेंस्ट एविडेंस जो मौजूद हुआ एजेंसीज़ के पास या लॉ इन्फोर्समेंट के पास, वो अदालतों में पेश किए जाएंगे और पूरे दफा का जो है वो हक दिया जाएगा। तो ये तासर देना कि पता नहीं कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या कोई जानते बूझते ये चीज़ें की जा रही हैं, ऐसा कुछ कोई नहीं है। जो कानूनी कोर्स है वो अपनाया जा रहा है और अगर कोई बेगुनाह हुआ तो वो बिल्कुल वो बरी भी होगा और उसका केस जो है वो ख़त्म भी होगा। ये लेकिन जो तासर एक गलत है। बेगुनाह साबित हुई हैं सर, जो तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो बेगुनाह साबित हुई हैं, उनको लेके मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पंजाब पुलिस भी मुसर है कि नहीं वो तो मनसूबा साजों में शामिल हैं, उनको कैसे रिहा कर दिया गया, बल्कि अब तो अदलिया पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली सर, उसका जवाब आपने जो लेते हैं। हुकूमत वक्त ने जो बयानिया बनाया है, मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ सर, उसमें यह भी कहा गया है कि जो सहूलतकार हैं इस मनसूबे के उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो सर मेरा सवाल तो ये है कि जो 2:15 बजे मुजाहिरीन जमान पार्क में जमा हुए और 7:15 7:30 बजे वो कोर कमांडर हाउस जाके पहुँचे, ये 5 घंटों में जो ज़िली इंतज़ामिया ने सहूलतकारी की है सर, ये क्या उस ज़ुमरे में आते हैं कि नहीं आते? इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी सर?
देखिए, सबसे पहले तो जो बेल मिली डॉक्टर साहिबा को, उस पे आईजी साहब का भी बयान आया कि हमें फोरेंसिक एविडेंस पेश करने का मौका ही नहीं दिया गया और बगैर सुने जो है वो बेल दे दी गई। तो ये उनका मौक़िफ़ है, जो जो पुलिस है निगरान हुकूमत की। ये एविडेंस तो मौजूद है और उसको पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए था। दूसरा जो आपने बात की कि सहूलतकारी पुलिस ने की है और ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बनता तो है ना बिल्कुल सर, गलत। शहर के अंदर दंगा फसाद हो रहा था, शहर के अंदर दंगा फसाद हो रहा था, मुश्तइल लोग सड़कों पे घूम रहे थे, पुलिस नजर ही नहीं आ रही सर वहाँ पे, क्या नहीं, कहेंगे सर? पुलिस देखिए, पुलिस मौजूद थी। पुलिस के तो एक डीआईजी की अच्छा, आंख जो है वो फोड़ दी गई। बहुत सारे दर्जनों की तादाद में पुलिस वाले इंजर्ड हुए, लेकिन ये एडवांटेज होता है जो हमलावर होता है या जिसने कोई डकैती करनी हो या मर्डर करना हो, ये उसके पास एडवांटेज होता है कि उस हमले का नहीं पता होता या उस प्लानिंग का नहीं पहले से पता होता, तो वो उसमें यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन आप देखें, लाहौर में लिबर्टी साइड पे आग लगी थी, वहां भी बाद में पुलिस आई। इसी तरह हमारा जो पीएमएलएन का सेक्रेटेरिएट है मॉडल टाउन का, उसको आग लगाने की कोशिश की गई। यहाँ इधर इधर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कोर कमांडर की तरफ, वो ये थी कि यहाँ इन्होंने धरना देना है, लेकिन फिर ये हमलावर हो गए। और जो देखें, कार्रवाई जो डलती है वो 10 15 20 मिनट अगर आप वक्त पे ना पहुंच सकें तो चीजें जो हैं वो हाथ से बाहर निकल जाती हैं। तो ये एडवांटेज तो जो हमलावर होता है उसके चलो, पास होता है। बाद में पुलिस ने पूरी भरपूर तरीके से इनको बैकफुट पे करने की पता नहीं सर कोशिश अब की। राणा साहब, राणा साहब ये एडवांटेज 25 मई को और 26 नवंबर को पता नहीं तहरीक इंसाफ के हाथ में क्यों नहीं था, हालांकि उसकी बहुत वजह बड़ा मजमा लेके उसकी वो वजह है, लॉन्ग मार्च करने नहीं जा नहीं, रहे थे। उसकी वजह है, मैं मैं उसकी वजह मैं डॉक्टर जरका साहब को सर शरीक गुफ्तगू करूं, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, आना है सर आपके पास, आपके हवाले से बड़े सवाल है मेरे पास। डॉक्टर साहबा, इनफैक्ट तहरीक इंसाफ तो अदालतों पे एतमाद कर रही है और इस वक्त भी अगर कोई मदद मांग रही हो तो अदालतों से मांग रही है। उनको परवेज इलाही साहब जो आपके पार्टी के सदर हैं या आपके जो चेयरमैन हैं, जो बाकी लोग, उनको बड़ा यकीन है। अब हुकूमत वक्त का क्लेम है कि उनके पास बड़े ठोस सबूत हैं, वो आप जाके इस्टेब्लिश करेंगे कि आपने जो 9 मई को किया है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप बेगुनाह हैं, ऐसा कुछ नहीं है और ये कॉन्स्पिरेसी किसी और की है, तो अदालतों को आप फेस कीजिए, वहाँ से सुरखरू होकर आएंगे तो आपकी इज़्ज़त तकरीम और बढ़ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि ये मुल्क हमारा है, ये किसी एक फर्द वाहिद का नहीं है। पाकिस्तान के 23 करोड़ 24 करोड़ अवाम हम सब का मुल्क है और हम सब टैक्स देते हैं, तो हमारा पूरा हक है, हमारे हक कोई नहीं ले सकता। और हमने तो पहले दिन से कहा है कि हम शदीद मुजम्मत करते हैं जिसने ये काम किया, जो इसमें मुलव्विस हैं, और उनकी निशानदेही होनी चाहिए। पूरी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किसने किया, वहां पर क्यों नहीं लॉ इन्फोर्समेंट की लोग मौजूद थे, वहां पर पुलिस क्यों नहीं थी, वहां पे आर्मी क्यों नहीं थी, वहां पे जो गैरिजन सिक्योरिटी फोर्स है वो कहाँ गई, जो हमारे लाहौर में जो कोर कमांडर हाउस के बाहर तीन लेवल्स होती हैं सिक्योरिटी की, वो कहाँ थी। और वो कोर कमांडर साहब ने ऑन रिकॉर्ड, उनकी बेगम ने किसी को कहा कि हम तो, वो मेरे मियाँ फोन करते रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए और वीडियो सब मौजूद हैं। तो हमने तो कभी भी ये नहीं कहा, और जो भी कोई है, हाँ वो पीटीआई का है, और हमने तो जो वीडियोस हैं उनमें तो कुछ और नजर आ रहा है। उसमें तो ये नजर आ रहा है कि जब ये दरवाजा खुला, दरवाजे खुलने से पहले उधर के मुकालमे भी सबने देखे, उसके बाद जब दरवाजा खुला वहां पे कोई यूनिफॉर्म में आदमी नहीं था। दरवाजा खुला तो ऑलरेडी सब चीजें, खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजे टूटे हुए थे। इसका कौन बताएगा कि ये कैसे टूटे, और इसमें कौन। और इसी तरह जिस तरह जो गाड़ियां जो जली, जिस तरह अस्करी जो बिल्डिंग है गुलबर्ग में, डॉक्टर साहब ये एविडेंस अपने डिफेंस में लेके अदालतों में जाइएगा ना, जब अदालतों में केसेस चलेंगे तो। अदालत ने तो पहला काम आपको दिखाई दिया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनके ऊपर इन्होंने 200 बातें की, उनको तो आज इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं थी। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर इतनी बड़ी फोर्स, वो जो हमारे माशाल्लाह बड़े ऑनरेबल आईजी साहब हैं और हमारे उनसे भी ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने तो किसी के घर में सुकून नहीं छोड़ा। ये पुलिस तो नहीं, ये तो लगता है कोई गुंडागर्दी है, कोई गुल्लू बटों की फोर्स बनी हुई है जो लोगों के घर जाके उनके इमकान
तोड़ रही हैं। उनके वालदैन को, यानी कल हमाद अजहर साहब के वालिद एक्स गवर्नर इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान, उनको उठा लिया गया 82 साल के आदमी को। लोगों के शीरख्वार बच्चों को ये उठा रहे हैं। लोगों की जो खवातीन के साथ जो ये जुल्म कर रहे हैं, भाई आप लॉ के मुताबिक चलें। हम तो आपसे पहले कहते हैं कि पकड़ें और आप सजा दें। हमारी तो तहरीक इंसाफ का मैंडेट ही है। लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो लगता है पुलिस कुछ और ही बन गई है। एविडेंस इनके पास नहीं है और ना ही ये दे रहे। इनका फोकस है सिर्फ गुंडागर्दी पे, लोगों के घरों में तोड़ना, लोगों को डराना, लोगों को जूदो कोप करना, सारा फोकस इसी पे है। काम के ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। भाई निकालें, सारी वीडियोस आपके पास मौजूद है, निकालें, हमने रोका है आपको। पॉइंट टेकन। अब ताहिर साहब, इनफैक्ट आप एक तो ये बताइएगा कि अब जब कंपैरिजन ड्रॉ करने की बात, अब मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा, अब आपको लग रहा है कि अब पीडीएम के मुकाबले में अपोजिशन नज़र आ भी रही है कि नहीं आ रही? अब आपको लगता है कि ये वही लेवल प्लेइंग फील्ड था जिसका तकाजा किया जा रहा था और मेक श्योर हो गया? आप और साथ में दो जुड़े सवाल और कि क्या वाकई इस मामले पे कोई कमीशन बने ताकि चीज़ें और भी हैं जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं वो सामने आ जाएं? और फिर जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी 9 मई का वाक़या इतना हौलनाक है कि पाबंदी लगनी चाहिए। जी, ये 3 सवाल बड़े पर्टिनेंट हैं। और पहला जो आपका ये है कि अपोजिशन की जो स्पेस है वो श्रिंक हुई है, और ना सिर्फ अपोजिशन की बल्कि ये है कि जो हमारी कमज़ोर जमहूरियत थी वो मज़ीद कमज़ोर होगी। और ये जो ब्रांड है सिर्फ अपोजिशन पे नहीं आई, जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी होती है जिसमें मीडिया भी उसका हिस्सा होता है, जुडिशरी भी एक उसका हिस्सा होता है, सिविल लिबर्टीज़ भी होती हैं, उन सब पे एक इम्पैक्ट आया और वो रिकवर करने में बड़ा टाइम लगेगा। और जिस तरह की हमारे यहाँ सियासी जमातें, उनका कोई कमिटमेंट या रिजॉल्व भी ऐसी नहीं। तो सिर्फ कहना कि एक पीटीएम, ये चिराग सब के बुझेंगे, किसी की हवा किसी की, और ये चीज़ें वाजे हो जाएंगी। अब ये है कि जो इमरान खान साहब पीटीआई से गलती हुई वो ये हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर उन्हें एक्टिविटी पॉलिटिकल करनी चाहिए थी, उससे बाहर निकल के उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी। और उस रेड लाइन क्रॉस करने का ये नतीजा हुआ कि वो इतना शदीद इम्पैक्ट आया पीटीआई के ऊपर कि उनका एज ए पॉलिटिकल पार्टी अब सर्वाइवल का मसला हो गया। उन्होंने उस आजमाइश में डाल दिया अपनी लीडरशिप को, वर्कर्स को, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। उनके पास मौका था कि जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हाई कोर्ट ने उनकी बेल ले ली तो उसके बाद वो एक नया बयानिया तरतीब देते और वो वहाँ से रिहा होने के बाद कोर कमांडर हाउस विज़िट करते, जिना हाउस, और वो जो एक तासर था कि फ़ौज और अवाम एक हैं उसको ज़ायल करते। उन्होंने वो ज़ायल नहीं किया, अभी तक नहीं किया। और इधर से ये शिद्दत पकड़ गया मुतालबा के ने ये किया। अब जो दूसरा ये है कि इसका अगर आप इलेक्शंस में जाते हैं तो इलेक्शंस में जो स्क्रीन के इश्यूज़ होते हैं वो आम आदमी के लिए मैटर नहीं करते। मेरी ज़िंदगी अगर माशी मुश्किलात का शिकार है, बेरोज़गारी है, मईशत का पहिया चल नहीं रहा, तो मैं उसके अंदर जो गवर्नमेंट का कैंडिडेट होगा उसको तो मैं वोट नहीं दूंगा। और उसके लिए जब अफरात ज़र उसका 38% 40% होगा, फूड इन्फ्लेशन होगी, तो फिर मेरा जो होगा, आज इमरान पिछली हुकूमत होती पीटीआई की तो लोग उसके खिलाफ वोट करते। तो जो भी गवर्नमेंट होती है जब वो डिलीवर ना कर सके, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का एहसास है, वो एक पीपल्स फ्रेंडली बजट देना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी स्पेस नहीं है। आप बेहतर दूसरे सेगमेंट में बताएंगे स्पेस की। तो आप बात करें, आज जो जलसा मरियम बीबी का हुआ है उसके अगेंस्ट हमें कोई आर्गूमेंट अब देखने को नहीं मिला, तो तब तक अपोजिशन के पास भी स्पेस नहीं है। तो ये कितना एक अलार्मिंग है और लोगों के लिए। इनफैक्ट अब जब पॉलिटिकल एक बनाते हैं माहौल, उसमें अपोजिशन का होना बाहर ज़रूरी होता है, लेकिन अभी तो नज़र नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा है। अभी तो ऐसा है कि वन साइडेड सब कुछ। लेकिन केयर टेकर सेटअप में कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, और ना भी बदली तो आम आदमी जो रोज़ाना देख रहा है उसका वो एक बेहतर जज कर रहे होते हैं, वो रेट कर रहे होते हैं पार्टीज़ की, गवर्नमेंट की कारकर्दगी। जो आपका दूसरा सवाल है कि इंक्वायरी, इस तरह के वाक़यात, हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान का 9/11, तो 9/11 इंक्वायरी कमीशन बना है, वेबसाइट पे रिपोर्ट है। जो सवाल आपने किया, देखिए 2-3 हज़ार लोग थे लाहौर में, तो क्या क्विक रिस्पांस पुलिस का था वहाँ? चंद घंटे गुजरे हैं, 3 से 4 घंटों के अंदर ये लोग अगर पैदल भी चलें माल रोड से, लिबर्टी से, तो जिना हाउस पहुंचने में चंद घंटे लगते हैं। उस दौरान लाहौर जो सूबाई दारुल हुकूमत है, वहाँ हज़ारों की नफरी ने कहीं इंटरसेप्ट, मुझे तो वो जो वीडियोज़ और इमेजेस आ रहे हैं वहाँ कहीं मुझे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नज़र नहीं आ रही। यकीनन ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है।
अब लेकिन राना साहब, इससे अगला सवाल जो ये है कि बहरहाल जो कुछ भी है तहरीक इंसाफ, आप लगता तो ऐसे है कि इस वक्त बिखर चुकी है, अपोजिशन की जमात, अब उससे तो शायद हम अज्यूम करते हैं कि शायद वो नहीं होगी, तो सर अब कौन होगा 2023 में? अगर इलेक्शन अक्टूबर में हो रहे हैं तो उसके बाद अपोजिशन के रोल में आप किसे देख रहे हैं सर? ये राजा रियाज साहब के साथ हमें गुजारा करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी या जहांगीर तरीन साहब कौन अपोजिशन के रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं सर आपको? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ऐसा तासर दिया जा रहा है कि ये कोई अपनी मन मर्जी से बंदे उठाए जा रहे हैं। इसमें एविडेंस जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आपकी लोकेशन थी उस वक्त, किस वक्त कितनी देर एक आदमी ने किस लोकेशन में गुजारे, फिर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, फिर जो दूसरे लोग जो वहाँ खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ऐसे इंसिडेंट के अंदर, उनकी अपनी वीडियोस उनके टेलीफोन्स के अंदर से, फिर आपके पास व्हाट्सएप, जब उनके फ़ोन्स आपने हिरासत में लिए तो एक पूरी एक लाइन एविडेंस की मिलती है कि किसको किस कैसे हदायत दी गई कि कहाँ पहुँचना है, कैसे मिलना है। तो ये सारा मामला बड़े एक टेक्निकल तरीके से आगे बढ़ रहा है और कोई भी बेगुनाह आदमी जो है उसका रगड़ा नहीं निकाला जा रहा। यहाँ जो है वो अब शवाहिद, चाहे वो ऑडियो कॉल्स में हो, व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन हो, सीसीटीवी की फुटेज हो, मोबाइल फ़ोन की फुटेज हो, आपकी ये जो जीपीएस के जरिए वो जो उसको कहते हैं कि लोकेशन की वो हो, तो सारे साहब ये बातें आपकी अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन सर कुछ आप अपनी पुलिस की और इंतजामिया के नालायकों को तो भी उसका भी एतराफ़ करें ना सर। अदालतें यास्मीन आज़ाद साहब को बरी कर देती हैं, रिहा कर देती हैं, या परवेज इलाही साहब को सर पिछले 3 महीने से गिरफ्तार करने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो जिस अदालत में भी पेश करते हैं वो कहते हैं कि एविडेंस तो कुछ है नहीं, रिहा किए जा रहे हैं। सर तो कहीं कुछ तो है ना सर, उसका एतराफ़ तो होना चाहिए ना। देखिए, आपने कहा कि वो 25 मई को और पता नहीं 9 नवंबर को कैसे वो मैनेज कर लेते हैं, वो चीज़ें पहले स्केड्यूल में थी, तो पुलिस उसकी तैयारी फिर उसके मुताबिक करती है, कहीं कंटेनर लगाती है, कहीं रोड ब्लॉक करती है, तो इस तरीके से वो अरेंजमेंट की जाती है जहां हम प्रोटेस्टर्स को रोक पाते हैं। ये इनका प्लान था, वो प्लान प्रीएम्प्ट नहीं, वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची उस तरीके से कि ये कितना सीरियस प्लान था पीटीआई का। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो अटैक करने वाला होता है उसके पास एडवांटेज होता है। उसके बाद पुलिस ने भरपूर रिएक्शन शो किया, शेलिंग भी हुई, पुलिस की इंजरीज भी हुई, तो ये तासर कतई तौर पे गलत है कि ये पुलिस कहाँ गायब थी और ये कैसे हो गया। भाई, आपने हमलावर हुए, आप बिल्कुल पुलिस के ऊपर भी जो है एक कोर कमांडर साहब को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। जाहिर सी बात है हर डिपार्टमेंट अपनी स्टॉक टेकिंग करेगा कि कहाँ गैप्स थी और क्यों गैप्स थी, और वो स्टडी तो चाहे पुलिस हो चाहे कोई और हो वो सब करते हैं। लेकिन ये कहना कि जी ये डॉक्टर साहब राना साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हो, कह रहे हैं कि आपका प्लान इतना खुफिया था और एक्शन इतना स्विफ्ट था कि आपने इंतजामिया को संभलने का मौका नहीं दिया। ये बड़ी खुफिया आपने। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया जी। बात ये है कि ये जो है अपने हमारे पीएम साहब के एडवाइजर साहब, ये शायद कुछ कंफ्यूज हो गए हैं, इतनी डिफेंस दे रहे हैं कि इनको कुछ भूल गए हैं कि अटैक तो इन्होंने किया था। रेंजर्स और एसएसजी के लोग बुला के इमरान खान साहब अपनी पेशी पे गए हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में इन्होंने गैर कानूनी, बिल्कुल गैर कानूनी इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में जाके इन्होंने अटैक किया। जिस तरह से वो उनको कॉलर से बाजुओं से पकड़ के लेके गए, शीशे इन्होंने तोड़े, प्लान्ड इनका प्लान था। भूल गए, शायद कंफ्यूज हो गए बेचारे, आप ज्यादा उनको वो नर्वस हो गए। बात ये है कि प्लान तो इनका था, इन्होंने प्लान करके इमरान खान साहब को उठाया। ये इनको पता था कि उसके बाद कोई रिएक्शन तो आएगा, और पूरा 9 मई का जो प्लान था कि किस तरह से लोगों को उकसाया जाएगा, किस तरह से, सारी कहानी ये है कि पहले से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये आग भी पहले से केमिकल से लगाई गई अस्करी बैंक में, अस्करी जो बिल्डिंग है, और किस तरह जीएचक्यू में ले जाया गया, वहां पे बंदा कोई नहीं था रोकने वाला। आप आज चले ना मेरे साथ कैंट की, आप हदूद के बीच में घुसने की कोशिश करें, आप बताएं कैसे, कौन माई का लाल आपको अंदर घुसने छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोफेसर साहब आप तरफ आऊँगा, जो मैं ये जानना चाहूँगा, इनफैक्ट 9 मई का वाक़या हो गया, उसके जो भी जिम्मेदार होंगे उनको सज़ाएं मिलेंगी, अदालतें अपना काम कर रही हैं,
बट इस वक्त जो 13 जमाती इत्तेहाद है हुकूमती, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपको कुछ दुरुस्त नज़र आ रही है? क्योंकि हमें तो लगता ये है कि इस वक्त उनकी जो तरजीहात में कहीं पहले एक जमात आती है जिसको एलिमिनेट करना है, जिस पर पाबंदी लगानी है, जिसको बाहर मुल्क दुश्मन करार देना है, या फिर किसी और तरफ भी देखना पड़ेगा? क्योंकि इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है, अफरात ज़र की शरह सबके सामने है, रिजर्व में क्या कुछ पड़ा है, IMF प्रोग्राम हमें नहीं मिला। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वो कैसी लग रही है आपको? दुरुस्त है आपके ख्याल में? यही तरजीहात होनी चाहिए? और साथ में थोड़ा जवाब ये है कि अगर कोई जमात जिस पर पाबंदी लग जाती है तो उसके बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आपको कैसे लग रहा है कि अब स्मूथ हो जाएगा या डिस्टर्बिंग? और एक तो ये कि ये जो इंतशार, पोलराइजेशन और पकड़ धकड़ और लड़ाई मार कटाई है, इसके से आगे निकलना चाहिए। ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी शो करता है कि जिन इदारों का काम आर्बिट्रेशन है, वो जुडिशरी हो, वो पार्लियामेंट हो, वो सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, वो फेल हो गए। तो जब वो फेल हो जाते हैं तो दुनिया में नाकाम रियासतें कैसी होती हैं? उसी होती हैं कि उनकी एलीट लड़ाइयों में पड़ी रहती है। अब आप देखें कि रवांडा में, इथोपिया में, सूडान में वो सिविल वार तक कैसे पहुँचे? क्योंकि उनकी एलीट ने लड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा ही नहीं कि द कंट्री इज़ गोइंग डाउन। तो अब एक स्टेज पे हमें ये तय करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें और रियासत को दोबारा इस सिमत में ले के जाएं। ये जो इस वक्त स्क्रीन पे खबरें हैं, क्या यहाँ पे चाइना इन्वेस्ट करेगा, सऊदी अरेबिया करेगा और दोस्त मुल्क करेंगे ट्रेड, पाकिस्तान के अंदर भी मार्केट कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो इदारे अपना काम करना चाहिए। 9 मई का जो वाक़या है वो काबिल मज़म्मत है और केसेस कोर्ट में है, लेकिन रोज़ अगर हम उसके ऊपर उसकी आड़ में सियासत करेंगे एज ए पाकिस्तानी, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि बजट से पहले इकॉनमी पे डिबेट हो, उस पर प्रोग्राम हो। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इलेक्शन ईयर, जो कुछ आप करना चाहते हैं, 4 साल, पौने 4 साल माजी की हुकूमत रही, अब 13 जमातों की, आज आप हुकूमत में और आप इलेक्शन में जा रहे हैं और आप लोगों से वादे करेंगे कि हम इक़्तिदार में आके ये करेंगे, 13 जमातें। तो अब आपके पास गवर्नमेंट है, आप उस बजट में अपनी तरजीहात का रुख जो है वो मुतय्यन करें। इस मुल्क के मजदूर के लिए, किसान के लिए, तालिब इल्म के लिए, दरमियाने तबके के लिए, सरकारी मुलाजिम के लिए आप क्या चाहते हैं, उस तरफ हम डिबेट जाने नहीं देते। और जो इसीलिए हम पिछले 30 सालों में जो हमारी खबरों की शायद सुर्खी हैं, उसका फोकस अवाम है ही नहीं। सही। राना साहब, इत्तेफाक करेंगे प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू से और तरजीहात बदलनी पड़ेंगी सर? अब थोड़ा सा आवाम के दर्दों और मसाइल की तरफ भी आ जाए ना सर। PTI बैच तो हो गए ना, जो कुछ उनके साथ होना है सो होता रहेगा। नहीं, देखें, जो हमारी हुकूमत, जब से हमने ये हुकूमत ली है, हमने तो अपनी सियासत देखी नहीं, हमने तो सियासी कैपिटल भी नहीं देखा, हमने तो इकोनॉमी में सियासी फैसले ही नहीं किए। हमने तो वो फैसले किए जो वक्त की ज़रूरत थे, IMF को बहाल करना जो लाजमी थे। हमने तो इनका जो किया हुआ मुआहदा जो ये धरा छोड़ गए, और इसको धरा छोड़ने के बाद खंजर भी मार दिया, यानी कि टोटली तौर पे एक डिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा कर दिया IMF के साथ। जो इन्होंने सुरंगें बिछाई, जो माशी सुरंगें बिछाई, हमने तो वो सारी क्लियर की। हमें बिजली महंगी करनी पड़ी, हमने वो की। हमने जहां फायर फाइटिंग हम कर सके हमने वो की, और पॉलिटिकली हमने लूज किया। फिर भी नहीं मिला ना सर। नहीं, अभी भी ये जो बजट है, हम जानते हैं कि आगे का रास्ता IMF के साथ है। इस मुल्क को 24वां एक और प्रोग्राम चाहिए IMF का। आज भी हम बजट जो है वो उनके साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए जो मैक्सिमम रिलीफ हम आवाम को दे सके, नौकरी पेशा तबके को दे सके, हम देंगे। लेकिन आगे हमने, अभी भी मैं आपको बता दूं, मैं जो फिस्कल डेफिसिट ये छोड़ के गए थे 8% GDP का, उसको हमने कम किया। यही आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेने की जरूरत है कि आपने फिस्कल डिसिप्लिन एक पराये में रख के चलना है, आपने अपने करंट अकाउंट को, डेफिसिट को मैनेज करना है, आपने IMF के प्रोग्राम को आगे लेके चलना है। सारे जो माशी एक्सपर्ट्स हैं वो यही डायरेक्शन बताते हैं और यही डायरेक्शन हम फॉलो कर रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए जो है उसके अंदर। मेरा एक सवाल है राना साहब से कि ये जो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई महकमे थे और वो मिनिस्ट्रीज फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं और उनका एक इतने हैवी एक्सपेंडिचर है, क्या वो गवर्नमेंट वो ख़त्म करेगी मिनिस्ट्रीज जो ओवरलैप कर रही हैं? हेल्थ से लेके एजुकेशन तक इसके ऊपर पूरी प्लानिंग मौजूद है। ये जो अगली 5 साल का जो टेन्योर आएगा, हमने तो ये सारा कुछ किया। हमने तो बहुत सारी चीजों को डिवॉल्व किया। लोकल बॉडीज हमने इलेक्शन कराए, जब हमारी 13-18 की हुकूमत थी हमने उनको स्ट्रेंथन किया। वो तसलसल तोड़ दिया PTI ने।
तो अभी भी हम समझते हैं कि जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनको लिक्विडेट करने की जरूरत है, हमें जो जो डिवॉल्व हो चुके हैं इदारे वो खत्म करने की जरूरत है। वफाक में बहुत सारी ओवरलैपिंग है, इसका प्लान तैयार है, लेकिन ये एक जो अगली मुंतखब हुकूमत अगर हमें मिलती है तो ये हम पहले साल बल्कि पहले 6 महीने में ये आपको ये चीजें इंप्लीमेंट होती नजर आएंगी। डॉक्टर साहबा, इनफैक्ट जमातों पे अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। कुछ अब तहरीक इंसाफ ने भी सोचा है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाना, वे फॉरवर्ड को आपने भी सोचा हुआ है कि नहीं? इस हवाले से कोई सोच नहीं है पार्टी? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैंने तो शुरू ही इस बात से की थी कि ये मुल्क हमारा है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब ने ही मिलकर इसको आगे लेके चलना है। तो ताली लेकिन दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। बट हम तो हाजिर हैं, हम तो पहले भी मुज़ाकरात कर रहे थे, इन्होंने बीच में से उसको ठीक ठाक चलते हुए मुज़ाकरात को डॉक्टर साहब, आपके चेयरमैन पहले ये ना कहते, राग अलाप रहे थे, चोरों से हाथ नहीं मिलाना, नहीं बैठना, आप साथ अपनी कमेटियां बना रहे हैं, अब तो गैर मशरूत मुज़ाकरात पे आ गए हैं। शायद पहले आप सोच अपनाते तो ये ना 9 मई का वाक़या होता, ना इस तरह की सूरत हाल बनती जो आज बनी हुई है। तो आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा तहरीक इंसाफ में भी मुशावरत का फुकदान था, शायद कोई एक शख्स फैसले ले रहा था, उसके नताइज पर ये निकले हैं? देखिए जी, हमारी हुकूमत 3.5 साल की थी और अगर 75 साल के सारे गुना 3 दफा हुकूमत रही नून लीग की, 3 दफा पीपल्स पार्टी की, 40 साल से ये हुकूमत में है और 35 साल आर्मी ने हुकूमत की इस मुल्क में, तो अगर आप 75 साल का सारा मलबा तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे डालना चाहते हैं तो ये आपका डिलूजनल स्टेट है, ये आपकी, मैं मतलब माजरत के साथ सब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, तो ये तो जहनी चेकअप होना चाहिए इसके जवाब में कि ये क्या बात कर रहे हैं। इस बात में कोई मंतक, कोई रैशनैलिटी होनी चाहिए ना। 3.5 साल की एक हुकूमत पे सारा मलबा 75 साल का आप डालते हैं तो डालें, हम बड़े बड़े दिल वाले लोग हैं। ये सारा मीडिया ट्रायल और ये जो इनका तरीका है डिसइंफॉर्मेशन का, तो ये करें फिर। अल्लाह हमारे साथ है और अवाम जानती है कि क्या हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि आप पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर आपके लीडर वज़ीर आज़म थे, उसमें अपोजिशन लीडर भी रह सकते थे। आपके 150 के करीब मेम्बरान थे, वहाँ भरपूर अपोजिशन कर सकते थे। मुल्क के एक बड़े हिस्से पे आपकी हुकूमत थी, 2 सूबाई असम्बलियाँ थीं और सूबाई हुकूमतें थीं कश्मीर में, जीबी में, तो कोई सियासी हिकमत अमली का फुकदान नजर आया। यकीनन अब ये सवाल आपकी पार्टी के सवाल तहरीक इंसाफ से ज़रूर बनते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है मेरे सेगमेंट का, नाज़रीन यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। 9 जून को वफाकी बजट पेश किए जाने और एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत वक्त बड़ी कोशिशों के बावजूद IMF प्रोग्राम को बहाल नहीं कर सकी और कहा यह जा रहा है कि जो हमारी आमदन है उससे अखराजात कहीं ज़्यादा हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान ने आने वाले दिनों में बड़े भारी कर्जे भी वापस करने हैं। ऐसे में ये बजट कितना मुतासर कुन होगा और कुछ अवाम के लिए इसमें कोई रिलीफ भी नज़र आता है कि नहीं आता। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर शिरानी, हमारे सीनियर अपनी इकॉनमी को कवर करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी। जानना ये चाहेंगे, IMF प्रोग्राम का अम्ब्रेला भी नहीं है हमारे पास, कोई लग भी नहीं रहा कि हमारी कोई आमदन अचानक बढ़ जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हम शायद अब भूल गए, बड़े अरसे से पाकिस्तान में देखने को नहीं मिली। तो अगरचे वज़ीर ख़जाना साहब ये फरमा रहे हैं कि कुछ नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, तो कुछ आप तो बजट जब से तैयार हो रहा होता है आप चीज़ों को बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होते हैं, रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, कुछ को बताइए, खाका पेश कीजिए, क्या कुछ होने जा रहा है 9 तारीख को? देखें, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है और फैसला साजी जो है वो भी डिले हो रही है। अभी तक बजट की जो अहम तजावीज़ है उसको अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी, हालांकि 4 दिन के बाद बजट पेश होना है। उसकी वजह यह है कि कोलिशन गवर्नमेंट का भी वज़ीर आज़म पर दबाव है। वो ये चाह रहे हैं कि जो अगले साल का जो बजट है उसमें उनकी तजावीज़ भी शामिल हो, ख़ासकर नई स्कीमों से मुतालिक कि प्रोजेक्ट में ऐसी भी स्कीम हो ताकि वो दिखा सके कि इलेक्शन ईयर में उनके हल्के में क्या क्या काम हो रहा है। और दूसरा, क्योंकि IMF के साथ भी अभी तक जो नवा जायज़ा है वो कंप्लीट नहीं हुआ, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो IMF के साथ भी पाकिस्तान की निगोशिएशन चल रही है बजट के हवाले से। अभी तक उनके साथ भी ब्रॉडर तो एक है, लेकिन हतमी तौर पर IMF के साथ अभी तक चीज़ें तय नहीं हुई है बजट के हवाले से कि अगले साल का रेवेन्यू टारगेट क्या होना है, बजट डेफिसिट से मुतालिक टारगेट क्या होगा।
इस तरह की चीज़ अभी तक क्योंकि फ़ाइनल नहीं हुई, डिफेंस बजट भी अगले साल का अभी तक उस पर भी मशावरत हो रही है, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक भी कोई अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। तो ऐसे में जब एक कोलिशन गवर्नमेंट है और पहले वजारत ख़जाना ने फिजिकल स्पेस न होने के बावजूद जब 700 अरब रुपए का तरक्याती बजट की सीलिंग दी थी तो उसके वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसको 950 अरब रुपए करें PSDP को और बाकी 150 अरब रुपए पब्लिक जो सेक्टर पब्लिक पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम है उसके, यानी 1100 अरब रुपए टोटल हो जाएगी। इसके बावजूद कि फिजिकल स्पेस नहीं है, उसकी वजह ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म पर इत्तेहादी जमातों का दबाव था कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे शामिल नहीं हुए बजट में तो शामिल कराए जाए। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने एहसन इकबाल को बुलाया भी, उन्होंने डांटा भी कि भाई ये प्रोजेक्ट क्यों शामिल नहीं किए। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि वो तो 31 मार्च तक डेडलाइन होती है केसेस जो प्रोजेक्ट सबमिशन के, हम नहीं जा सकते। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, मैं रिलैक्सेशन दे देता हूँ, ऐसे चेयरमैन नेशनल इकोनॉमिक जो सियासी फैसले करने उसके वाले से स्पेस मौजूद है। बिल्कुल, तो उन्होंने वो मंजूरी दे दी सही नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने कि जो 31 मार्च की डेडलाइन थी उसको आप साइड पे रखें, जो नए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप शामिल करें। तो उस जो इत्तेहादी सुना कि PDM के सरबराह मौलाना साहब के जो मंसूबे उनको शामिल किया गया, बाकी भी होंगे, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ताहिर इनफैक्ट अब हमने कर्जे भी अदा करने हैं, तरक्याती प्रोग्राम भी जो आपने जिक्र करना है उनको भी चलाना है, डिफेंस नीड भी हमारी हैं। अब होने क्या जा रहा है, ये जो इनकम जनरेट हम करेंगे कहाँ से, लोगों पे और बोझ डाला जाना है, कोई टैक्सेस नए लगेंगे, होने क्या जा रहा है? क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे मैं नहीं लग रहा कि हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ऐसा ही होता है क्योंकि बजट इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। जो हमारे एक्सपेंडिचर मेन होगा अगले साल बड़ा चैलेंजिंग होगा हुकूमत के लिए। 7 से 7.5 हज़ार अरब रुपए का हमने सूद की अदायगी करनी, जो कर्ज हमने लिया हुआ है, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर वो होगा। उसके साथ तकरीबन 17 से 1800 अरब रुपए का हमारे डिफेंस बजट होगा, फिर 950 अरब रुपए PSDP, यानी 10,000 अरब रुपए तकरीबन आपके सिर्फ इन 3 मदों में चले जाएंगे। बाकी जो पेंशन है, तनख्वाहें हैं, सब्सिडी है, ये उसके अलावा 14-15 हज़ार अरब रुपए का एक्सपेंडिचर होना है। लेकिन जो इनकम होगी 9 से 9.5 हज़ार अरब रुपए अगर बिहार से हम रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं अगले साल, तो उसके बाद 57.5% तो सूबों के पास चला जाएगा। तो उसके पास बाकी 2.5 हज़ार अरब रुपए के करीब अगर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हमारे पास आ जाए तो 7 हज़ार अरब रुपए तकरीबन वफाकी हुकूमत के पास होंगे टोटल। यानी पहले दिन से उस पोजीशन पे होगी कि आप कर्जे लेकर अपने अखराजात पूरे कर रहे होंगे, आपके पास कोई पैसा नहीं होगा कि आप अपने हुकूमत के अखराजात चला सकें। तो इसलिए जो कर्जे हैं वो पहले ही मौजूदा हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे कर्जे तेज़ी से लेने का। अब अगले साल अगर आपने 25 अरब डॉलर के करीब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपने पूरी करनी है, अगर रोल ओवर पे कुछ हो जाए उसको निकाल भी दें, फिर भी आपने एक IMF प्रोग्राम अभी तक तो तय नहीं हुआ है, अगर आप नए प्रोग्राम में जाएंगी भी उनकी कंडीशंस क्या होंगी, किस तरह होगा। और अभी तक अनसर्टेनिटी है कि आपने अगले साल प्लान बी भी नहीं है हुकूमत के पास, अगर IMF नहीं होता तो उस सूरत में क्या होना है, क्योंकि 30 जून को तो IMF का प्रोग्राम खत्म हो रहा है। डिफॉल्ट का खतरा तो नहीं है अभी तक नवा जायज़ा भी मुकम्मल नहीं हुआ डिफ़ॉल्ट का, क्योंकि हुकूमत का तो ये दावा है कि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है हमारे पास। हमने माजी में भी बड़े इससे भी मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन आपने देखा कि इंपोर्ट्स पे हमने कदगने लगाई हैं, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम हुआ, हमारी इंपोर्ट्स भी कम हुई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ग्रोथ हमारी कहाँ पे आ गई है। और रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे काफ़ी मसाइल थे, LCs नहीं खुल रही थी। अगर ऐसी सूरत हाल में IMF के प्रोग्राम ना होने की वजह से आपने इंपोर्ट्स पे कदगन लगाकर करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है या डॉलर्स बचाने हैं, तो ये तो कोई हल नहीं होता। फिर तो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आप 0.29% अभी आई है, वो भी कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद नेगेटिव में थी, लेकिन उन्होंने मैनेज किया और 0.29% तक ले आए हैं। अगले साल उन्होंने 3.5% का टारगेट रखा है, इस साल 5% था, तो अगले साल उन्होंने 3.5% रखा है टारगेट। तो टारगेट कहाँ से होगा जब आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह मुतासिर हुई है, पिछले साल सैलाब की वजह से आपकी एग्रीकल्चर भी तबाह हुई है। तो ऐसे में हालात हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग होगा। एक इलेक्शन ईयर भी है और IMF का प्रोग्राम भी अभी तक नहीं हुआ। बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत की कंडीशंस मीट हो गई हैं सारी, IMF मान नहीं रहा, फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आप पूरी करें। यकीनन यही वो सवाल ताहिर शरानी, बहुत शुक्रिया। जो पिक्चर पेश की गई उस रहा है कि अभी आजमाइश पाकिस्तान के अवाम की ख़त्म नहीं हुई। नाज़रीन, यहीं पे आज का शो ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।